नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नामा पर। अपने उपन्यास गोदान को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उसके भाग 33 की ओर। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो न बैठें। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी और जब वह विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः एक दो बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए हैं उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी वह मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बसती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक ढेले की भी न होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों पर मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था, और या इसे दिमागी अय्यासी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वह कुछ विरक्त से हो रहे थे और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते दो फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट लिया। नई अचकन सिलवाने की तौकीफ न हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था इसकी उन्हें याद ही न थी, और महाराज से पूछे भी तो कैसे, वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी यह हालत देखी तो उससे रहा न गया। बोली, तुम क्या अब की जाड़ा यूं ही काट दोगे? या अचकन पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ। तुम 1000 से ज्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज्यादा न थी, लेकिन मैं उसी से सारी गृहस्थी चलाती हूँ और बचा लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता, मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूंगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए तो आदमी बन कर आए, यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई के लिए काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन मुंह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपए माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुँचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने सब्र किए बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया। क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की है, किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इतला दे दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूंगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने में बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं।
मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ, नहीं इनकम टैक्स वाले जिंदा गाड़ देंगे। और जो कुछ खर्च करते हुआ उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों, कौन लिखे? बोझ सा लगता है। और यह पोथे कैसे लिख डालते हो? उससे तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम से लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूंगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक शर्त पर दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर यह भार ले लो तो क्या कहना, मूसलों ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपने ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ी थीं। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक था, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियां चाहे लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा आय तो 1000 से ज्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करें, या उसे न सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सकुचाते थे। यह देखकर और झंझुलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो चाहे ना दो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे सिर मढ़ो। मैं नहीं समझाती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा क्या यह ख्याल नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 बचत दिखाई, तब वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वरिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकनें बन कर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे डोढ़े से कस कर बांधना चाहती थी। उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सरास्यता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना था कि मालती घर की भी और बाहर की भी, मेहता केवल बाहर के थे। घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा।
पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मर्क और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी। मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं तो जरूर, पर दुर्लभ है। और इस शंका और संदेह में जब वह मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आग भी उस पर न पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह मोह की ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पलवित होने की शक्ति अपने उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाती है। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं या उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही हैं और वह खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुँचे हैं कि मालती के बिना वह आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती हैं। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल हैं। और एक बार जवाब पाक जाने के बाद उन्हें यह प्रश्न पर मालती को से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेस नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए हैं। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फ्रिंक हुए पेट्रोल कहाँ से आए? रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी। हरामखोर कहीं का बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपए वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया था और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई। झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो झुनिया का बालक धूल मिट्टी से खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न ले लेता उनका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक न दिखाई दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सीलन, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर की मालती 1 मिनट भी वहां न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक ना हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सासा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा।
अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रवृत्ति की इस दशा से भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ऐसी जरूरत न रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसा भागा। झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थीं। देर तक उन चीजों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लावे। मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और घर का पता बताया। अंदाज में 18-20 कोस होंगे। मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आधा मील तक पर नदी है? हाँ मेम साहब, वही गांव। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? वह तो मेरे ससुर है मेम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती थी, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाएं। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा ही कारण है। झुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू पुछाई, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो झुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल गई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद को टीका लगाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, झुनिया, महाराज, कोई ना बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन दाने जैसे खिल उठे और अंगूर के दानों के बराबर हो गए और फिर कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्राणों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो सज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती ज्यों ही किसी काम से चली जाती, वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, झुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और झुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूक में अधिक थी, पर यहाँ उसको कोई अवसर न मिलता। उस पर झुनिया 2 बच्चे की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल जिक्र करता तो उसे डांटती कोसती, जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाए? झुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खाकर पड़ रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ न हो पाया था, थोड़ा सा काम करके ही थक जाता था। उन दिनों जब झुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था तो वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीनों से बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकाल कर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना,
गायों को चारा पानी देना और दूहना, और जो मालिक इतना दयालु हो उसके काम में कामचोरी कैसे करे, यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। और तब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता। वह खुद सूखता जाता था पर बाग हरा हो रहा था। तो दोस्तों, यह था गोदान उपन्यास का भाग 33 का पार्ट 1। अब मिलते हैं भाग 33 के पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।